नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो डायनेमिक्स का मतलब होता है डीलिंग विद द फोर्सेस। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटीज कैसे लिंक्ड होती है वेलोसिटीज के साथ, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व द एक्सेलरेशन। मैंने आपको दो कंपोनेंट्स बताए, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलेज है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा वी। वैसे टेंजेंशियल है मेरे पास अल्फा आर और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. So, and we have also solved questions based on the kinematics in circular motion. So now today we'll talk about the forces related to the circular motion. Okay, so let's name the topic. It is dynamics of circular motion. Okay, now अब आप ये समझिए कि अगर किसी भी मोशन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो फिर डेफिनेटली उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा, बिकॉज फोर्स इज कॉज ऑफ एक्सेलरेशन नॉट द अदरवाइज. यस, सो हम ये पॉइंट तो इंक्लूड कर ही चुके हैं कि सर्कुलर मोशन इज ए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब क्या है इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? मीन्स देयर इज देयर इज always an acceleration in circular motion. So in circular motion there is always an acceleration. Yes, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, विद सर्टेन स्पीड एट एनी पॉइंट, मान लीजिए इसकी स्पीड v है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स एक्ट होता है. फॉरगेट अबाउट फोर्स राइट नाउ. बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होता है जिसे बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यस, हाँ, और अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो फिर उसके पास क्या हो सकता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट. Okay, so acceleration in circular motion we can write it as the centripetal plus tangential. Yes, and magnitude wise we can write it as AC square plus AT square, as AC and AT they are perpendicular to each other. One is in radial direction, another is in tangential direction. So in circular motion there is definitely an acceleration. कौन सा एक्सेलरेशन पक्का होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये भी बात अपन समझ लेते हैं कि इवन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन there is an acceleration called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे अपन क्या भी बुला सकते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, सेंट्रीपिटल तो होता ही है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो अलग अलग बातें हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी बदलती है. तो सर्कुलर मोशन कैसी भी हो उसमें वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन तो एटलीस्ट बदलती ही है. तो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ सर्कुलर मोशन बट हैविंग कांस्टेंट स्पीड. ओके, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर आपको याद दिलाऊं मैं तो क्या था? अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो उसके पास नेट फोर्स एक्ट होना चाहिए, और अगर नेट फोर्स एक्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए. तो हमने अभी तक क्या कंक्लूड कर लिया है कि सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन है. किसकी तरफ एक्ट हो रहा है वो एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर. सो डेफिनेटली देयर शुड बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर. आर यू गेटिंग दिस? सो ए बॉडी
परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, CM में यूज कर रहा हूं फॉर सर्कुलर मोशन, if and only if and only if there is a force or component of force acting on the body towards the center. ये की पॉइंट है बेटा, आप इसको याद जितना समझ लो और ध्यान रखेंगे. सो दिस इज द की पॉइंट ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. सी द चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑल्सो. मैंने ये लिखा है कि बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट अदरवाइज. ऐसा नहीं बोला मैंने कि बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इसीलिए उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर. नो, बॉडी के ऊपर टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट या जिसे हम सेंटर बोलते हैं एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर. इज दैट क्लियर? तो सर्कुलर मोशन इज a motion which takes place because there is a force acting on the body which is always acting towards the center of the body, towards the center of the path. Okay, so इस फोर्स को अपन क्या बुलाते हैं बच्चों, सेंट्रीपीटल फोर्स. ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स. इट इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स. इसे मैं FC से लिखा करूंगा. ठीक है, अब ये बात आप ध्यान से समझ लो. मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझाए थे, मैंने आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर समझाए थे. लेट्स रिकॉल देम. वन वाज ग्रेविटेशनल, अनदर वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड द वीक फोर्स. न्यूक्लियर एंड वीक के साथ हम डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट ए डिफरेंट फोर्स, इट इज नॉट द फिफ्थ फोर्स. जो 4 फोर्स थे उनके अलावा ये 5वां नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ एक नाम है. ओके, सेंट्रीपीटल फोर्स. सेंट्रीपीटल का मतलब होता है एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. तो जो एक्सेलरेशन था विच वाज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर उसे सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन बोल दिया था, और जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है उसे बोल दिया मैंने सेंट्रीपीटल फोर्स. तो ये बिल्कुल वैसा ही नाम है जैसे ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स, नीचे एक्ट होने वाला फोर्स, लेफ्ट में एक्ट होने वाला फोर्स, वैसे ये सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला फोर्स. तो कोई भी फोर्स जैसे फ्रिक्शन हो सकता है, जैसे टेंशन इन स्ट्रिंग हो सकती है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, या कोई भी बॉडी का फोर्स हो सकता है, ये सारे फोर्सेस क्या बन सकते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स हो सकते हैं गिवन सिचुएशन में. तो ये दिमाग में मत बिठाना. बहुत सारे लोगों के मन में एक बात बैठ जाती है कि सर्कुलर मोशन की वजह से बॉडी पर फोर्स एक्ट होता है. आई एम अगेन सेइंग इट इज रॉन्ग. आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि सर्कुलर मोशन की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है. एक फोर्स अगर सेंटर की तरफ लगने लगे बॉडी पे हमेशा, तो बॉडी का पाथ सर्कुलर हो जाता है. दोनों बातों में अंतर है. ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं. तो मैं वापस ये समझा दूं आपको कि बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म क्यों करती है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और उस फोर्स का नाम क्या है, द सेंट्रीपीटल फोर्स. ओके, सो ये बात आप लोग समझ गए हैं, बढ़िया है. अब सेंट्रीपीटल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए. सो लेट मी जस्ट कंसीडर व्हाट इज सेंट्रीपीटल फोर्स मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गई, तो एक हेडिंग ही बना लेते हैं अपन, सेंट्रीपीटल फोर्स से अपन FC से लिखेंगे. तो न्यूटन सेकेंड लॉ सिंपल सा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो आई विल राइट सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू centripetal acceleration. ठीक है, so or in other words you can write mass of the body into AC. अब AC के आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूलेज आप यहाँ रख के सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूलेज बना सकते हैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ गया आपके पास, m ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, r इज रेडियस, और m v स्क्वायर बाय r, और you can write m omega v. ठीक है, so these are the formulas you have to remember for centripetal force. But again I must tell you that
ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं है कि इतने मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्ट होने लगता है, नो नो नो। ओके, सर्कुलर मोशन अगर बॉडी परफॉर्म कर रही है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, विथ रेडियस आर, उसका मास एम है, तो डेफिनेटली उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तभी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी रही होगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो दिस इज जस्ट लाइक ए रिलेशन, जैसे एक बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट होता है, बॉडी का मास 2 kg है, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स, ये जो एफ सी है इसकी जगह पे क्या लिखा आएगा, ये जो एफ सी आपको दिख रहा है, इस एफ सी की जगह पे क्या लिखा होगा, इट मे बी टेंशन, इट मे बी फ्रिक्शन, इट मे बी स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये जो भी हम पढ़ के आए हैं अभी तक लॉज ऑफ मोशन में, ये इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट ए स्पेशल और सम न्यू काइंड ऑफ फोर्स, आई एम अगेन सेइंग। अच्छा, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होगा, अगर बॉडी, वो फोर्स उस बॉडी को ओमेगा स्पीड से आर रेडियस में घुमा रहा है, तो उस फोर्स की जो वैल्यू है वो ये होनी ही चाहिए। इज दैट ओके? ये कुछ ऐसा समझ लो जैसे कि भारत का कोई भी नागरिक, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन गो फॉर जैसे सपोज अपन बात कर लेते हैं एमएलए की, आप लोग एमएलए समझते होंगे, है ना? तो कोई भी आपका एमएलए के लिए नॉमिनेशन फिल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। बस उसमें क्राइटेरियाज क्या है कि उसकी उम्र से एक सर्टेन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसकी उम्र कुछ होनी चाहिए, उसकी इनकम एंड ऑल ऑल उसको दिखानी पड़ती है, एंड सो ऑन, कोई क्रिमिनल या केसेस नहीं होने चाहिए, वट एवर। सो दीज आर सम रूल्स, उन रूल्स के अंडर में आप आ रहे हैं, तो देन यू कैन नॉमिनेट और यू कैन फिल नॉमिनेशन फॉर एमएलए। अब सिंपल सी बात है। वैसे ही कोई भी फोर्स किसके जैसे एक्ट कर सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे। बस हाँ, अगर वो ओमेगा स्पीड से घुमा रहा है, आर रेडियस में घुमा रहा है एम मास को, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा वी, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो फिर उसमें कौन सा एक्सेलरेशन भी आ जाएगा बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एक फोर्स टेंजेंट की डायरेक्शन में भी लगना चाहिए, उसे क्या फोर्स बोल देंगे अपन, टेंजेंशियल फोर्स। यस। सो बिफोर दैट लेट मी राइट वन मोर लाइन फॉर सेंट्रीपिटल। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर एक्ट करता है, चलो ये बता दो अब वापस से। सो सबको पता ही चल गया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किधर एक्ट करेगा, इट विल एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। सो क्या ये एक कांस्टेंट फोर्स हो सकता है कभी, कैन इट बी ए कांस्टेंट फोर्स? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ड्यूरिंग द लेक्चर, बट आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई ऑन द व्हाट्सएप। मैंने पूछा था कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट? सो आंसर इज नो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, से सपोज ओमेगा स्क्वायर आर ही लिख दिया मैंने, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है, रेडियस एनीवे कांस्टेंट है, तो ये मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, यस। बट इसकी डायरेक्शन तो हमेशा बदल रही है ना, क्योंकि इस एक्सेलरेशन को हमेशा पॉइंट करना है किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो फिर इसको तो रोटेट होना पड़ेगा ना इस वेक्टर को, सेम वे विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग। इन यूसीएम, यूसीएम का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेट फोर्स, नेट फोर्स on the body must be centripetal, क्योंकि टेंजेंशियल तो हो ही नहीं सकता, यस, इन यूसीएम तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही जीरो है, एंड its magnitude is constant, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, रेडियस कांस्टेंट है ही, मास कांस्टेंट है ही, बट इट्स डायरेक्शन changes continuously, changes continuously। ये कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज इट हैज टू पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी। तो क्या कोई ऐसी सर्कुलर मोशन है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट हो जाए? तो मेरा आंसर तो है नो। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेंजेंशियल फोर्स की। सो टेंजेंशियल फोर्स, इसे
लिखूंगा मैं F और F के नीचे T। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या है? इट्स सिंपल, इट इज cause of टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम सेंट्रीपिटल के भी फोर्स के लिए लिख सकते थे, इट इज कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रही है, सपोज लेट अस ट्राई सर्कल हियर। तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ अगर फॉलो कर रही है, ठीक है, और उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सपोज बॉडी की वेलोसिटी है यहाँ पे v एंड से v इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा इसी डायरेक्शन में। दिस इज टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल तो पक्का होगा ही होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वहां पर टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए। सो टेंजेंशियल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आपको क्या पता है? ठीक है, m अल्फा r, or you can use m dv by dt. I have already talked about this. So this is your tangential force. ठीक है, तो let us summarize this idea of डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बिल्कुल हम दो लाइन में समराइज कर सकते हैं इसे। इन सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एटलीस्ट in all the conditions, and that force is centripetal force. Okay, or I can put it this way, there must be some force which will be acting as centripetal force. Okay, ha. Now if it is non-uniform circular motion, then there should be another force acting in tangential direction, जैसे अपन tangential force बोलेंगे, जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। So what are the steps we'll follow here? So let me conclude the dynamics here. तो steps बहुत ही सिंपल से हैं। Draw FBD of the body performing सर्कुलर मोशन। ठीक है, दूसरा, अब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और हमें फोर्सेस को अब करना है रिजॉल्व। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप कि आप फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो फोर्सेस को रिजॉल्व अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन करेंगे अपन। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, एक तो पक्का रहना ही रहना है, कौन सी डायरेक्शन में? सेंट्रीपिटल, और दूसरा किस डायरेक्शन में? अगर है तो टेंजेंशियल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है यहाँ पे रिजॉल्व all the forces in radial and tangential directions, which are, मैं forces के लिख रहा हूं, which are acting in the plane of circle, देखिए जो सर्कल के प्लेन से बाहर लग रहे होंगे वो तो सर्कुलर मोशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? विच आर इन द प्लेन ऑफ सर्कल। तो आप क्या करने वाले हैं उन फोर्सेस के साथ जो प्लेन ऑफ सर्कल में एक्ट हो रहे हैं? आप उन्हें ये दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, वन इज रेडियल एंड अदर इज टेंजेंशियल। सो लेट मी टेल यू हियर, दिस डायरेक्शन इट इज रेडियल, फोर्स रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड जैसा भी हो आप उसे रिजॉल्व कर लीजिए, इट इज रेडियल। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इट आई कॉल द टेंजेंशियल। ओके, सो दीज आर द टू डायमेंशंस इन द प्लेन ऑफ सर्कल। और जो फोर्स इस प्लेन ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर है वो जैसे हैं वैसे आप छोड़ दीजिए, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप यू विल फॉलो? द थर्ड स्टेप, आपने रिजॉल्व कर लिया फोर्सेस को। नाउ राइट F net centripetal. So net force acting towards the center, you write it as M into AC, which you can anyway express as m omega square r or mv square by r or m omega v, depending on आपको v चाहिए omega चाहिए। And second, net force in tangential direction, F net tangential,
यू एक्सप्रेस इट एज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे आप लिख सकते हैं m अल्फा r और m dv by dt डिपेंडिंग ऑन द नीड. सो दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स. आपको याद दिलाऊं, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन हम पढ़ के आए, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे. इफ वी नो द एक्सेलरेशन डायरेक्शन, then we used to resolve the forces along acceleration and perpendicular to acceleration. And along acceleration के जो forces है उन्हें अपन लिख देते थे mass into acceleration. यस, और परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन में फोर्सेस बैलेंस कर देते थे. अब यहाँ पे हमारे पास दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉसिबल है. रेडियल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन हो सकता है जिसे अपन सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं, और टेंजेंशियल में भी हो सकता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो कुछ नहीं करना है, आप रेडियल डायरेक्शन में जो भी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं रिजॉल्व करने के बाद, और एक्सेलरेशन डेफिनेटली रेडियली इनवर्ड ही रहेगा, तो रेडियल इनवर्ड वाले फोर्स पॉजिटिव, रेडियल आउटवर्ड वाले फोर्स नेगेटिव, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप ढूंढ लिए तो क्या लिख देंगे फटाफट से, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इज इट एनी न्यू थिंग वी आर स्टडीइंग हियर? नो. ओनली थिंग इज, अभी तक हम एक्स वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करते थे, अब हमारा रिजॉल्व करने का जो आइडिया है, आइडिया अब भी वही है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन रेडियल टेंजेंशियल में है, तो हम फोर्सेस भी कैसे रिजॉल्व करेंगे, रेडियल एंड टेंजेंशियल. दैट्स इट, हम इक्वेट कर देंगे. ये इक्वेशंस आप लोग दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए. ये इक्वेशंस आप लोग दिमाग में बिठा सकते हैं कि आपको क्या करना है. नेट फोर्स एंड सेंट्रीपिटल इसे लिखना है आपको एम ए सी, एंड नेट फोर्स अपोजिट टू दैट यू हैव टू राइट एज लाइक m इंटू ए टी. अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखनी चाहिए आपको, वो ये है हियर अबाउट द पॉजिटिव नेगेटिव. तो हम क्या करते हैं, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं, फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं. तो सेंट्रीपिटल तो हमेशा ही टुवर्ड सेंटर ही रहेगा. तो हम यहाँ पे रूल लिख लेते हैं कि फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड सेंटर will be taken positive and away from center negative while using equation 1. और हम किस फ्रेम में यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हो तो आपका फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए. मास इनटू एक्सेलरेशन आप लिख रहे हैं तो फिर सिंपल है, आप कहाँ पे हो, ग्राउंड फ्रेम में. सेम इक्वेशन 2 के साथ मैं नोट लिख नहीं रहा हूं, पर आपको ध्यान रखना है. जैसे क्या ध्यान रखेंगे आप, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ वाले सारे फोर्सेस को पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाले फोर्सेस को नेगेटिव. ठीक है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ वाले पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वाले नेगेटिव. सो दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ओके, और न्यूमेरिकल्स में आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन which you need to follow. Okay, so let's begin with the questions, and we'll start from the very simple question to understand this idea. तो मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, आप नोट भी कर लीजिए साइमल्टेनियसली. सो क्वेश्चन हियर इज, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is tied to a string of length 2 meter and other end is fixed. ठीक है, the arrangement is capped on a horizontal table and block is moved with a constant speed of 5 meter per second. Consider no friction between the surfaces. Okay, find
टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो आई वांट कि आप सोचिए खुद से इसमें और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करिए। पॉज कर दीजिए वीडियो एंड देन सी हाउ एम आई सॉल्विंग दिस। राइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो बोल रहा है इसमें कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg उसे एक स्ट्रिंग से बांध दिया है और स्ट्रिंग का एक हिस्सा फिक्स पॉइंट पे अटैच कर दिया है। अरेंजमेंट इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, इट्स ए हॉरिजॉन्टल टेबल, इट इज फिक्स्ड and it is moved with a constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ सिंपल सा टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन लिटिल बेटर फ्रॉम द फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ये एक टेबल है, दिस इज ए टेबल, ऑलराइट। नाउ ओके, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को अटैच कर दिया, ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये स्ट्रिंग है, दिस इज द ब्लॉक, this is the block, okay, and this block is given a speed of how much, 5 meter per second, like this। तो डेफिनेटली अब ये स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ, इसने मुझे 2 मीटर दिया है। ओके, नाउ दिस लेंथ इज फिक्स्ड, दिस इज, अब इसको अगर मूव करना है कंटिन्यूअसली तो कैसे मूव करेगा आप खुद विजुअलाइज करिए। इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहनी है हमेशा, तो कैसे पाथ में मूव करेगा ये, इट विल मूव इन ए circular path without any doubt here, ठीक है। So path of this particle will be a circle in the plane of table, yes, अच्छा, of radius 2 meter, इतना अपने को समझ आ रहा है। Now let us understand the forces here, so I'm drawing the forces। तो सबसे पहले तो इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है mg, which is all the way acting, ये डॉटेड आपको दिख नहीं रहा इसलिए लिखा है मैंने ऐसा नीचे, इसका फोर्स मास m into g, and a force will be acting upward the normal। अब आप देखिए mg and normal, they are not in the plane of circle, they are perpendicular to plane of circle, so they are not participating in the circular motion। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, मैंने ये जो पॉइंट आपको लिखवाया है, लेट मी गो बैक, मैंने लिखवाया आपको यहाँ पे लाइन कि विच आर एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो हमें सिर्फ रिजॉल्व किनको करना है, जो कि प्लेन ऑफ सर्कल में कोई ना कोई कंपोनेंट बना रहे हैं। जो प्लेन ऑफ सर्कल में कोई कंपोनेंट नहीं बना रहे हैं उन्हें हम रिजॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, एंगल पे अगर होता तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट आता, फिर हम उन्हें रिजॉल्व करते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया। और कौन सा फोर्स आपको लग रहा है ब्लॉक पे, यस, स्ट्रिंग की टेंशन, तो स्ट्रिंग तो हमेशा पुल कर दिया, सो हियर इज द टेंशन T। इसके अलावा कोई फोर्स आपको दिखेगा जी नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि why this block is able to move in the circle, what is the criteria of this block to move or any body to move in the circle, there must be a force which is pointing towards the center। So can you find a force which is pointing towards the center? Yes, it is tension in the string। So here tension in the string is playing the role of centripetal force, is that clear? So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, here tension in the string is responsible for the block to move in a circle। what if there was no string, ये ब्लॉक होता और मैं 5 मीटर पर सेकेंड की इसे वेलोसिटी दे देता तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, ये ब्लॉक सिंपली इस पाथ में मूव कर जाता पैरेलल टू द टेबल, वो टर्न ही नहीं कर पाता। फोर्स चाहिए ना टर्न करने के लिए, टर्न से मतलब है एक्सेलरेशन के लिए, यस। सो आई कैन राइट हियर टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हियर टेंशन इन स्ट्रिंग इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो कोई नया फोर्स मत लगा देना, बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं कि वो इस फ्री बॉडी डायग्राम में एक नया ही फोर्स ऐड कर देते हैं और वो इधर एक और फोर्स लगा देते हैं या बाहर लगा देते, डोंट नो व्हाई, वो आपको कुछ मिसकॉन्सेप्शन छोटी क्लासेस में सीख जाते हैं आप लोग। तो यहाँ कोई ऐसा फोर्स मत लगा देना विच इज mv² by r,
नो, ऐसा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। हाँ, ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वो फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? हाउ मच एक्सेलरेशन इट पॉसेस टुवर्ड्स द सेंटर? सो इज इट सम डिफरेंट थिंग? नो, इसके पास एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर व्हिच इज ac। तो अपन न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे सिंपली। तो क्या आ जाएगा अपने पास? दिस टेंशन व्हिच इज सेंट्रीपिटल मस्ट बी इक्वल टू, मुझे v दिया हुआ है, mv स्क्वायर बाय r। I know mass 2 kg, I know the radius 2 meter, I know the speed which is 5 meter per second. So I can find tension here. It is 2 into 5 ka square divided by 2. So it comes out to be 25 Newton, which is one of my answers. Now what about normal? So as I told you, normal and mg, they are acting perpendicular to plane of the circle. So they are not participating in circular motion. So they are simply balancing each other because block is not accelerating perpendicular to the plane of circle here. So I will simply write here normal is balancing the mg. So n is simply mg, mass is 2 kg. So it turns out to be 20 Newton. This is our another answer. So it was a simple question, but see, the purpose of taking this question is not to find the answer. Okay, वो तो आप लोग कर लेंगे जब सीख जाएंगे. So purpose of this question is to understand that why this block is moving in the circle, because tension is such a force here which is always pointing towards a fixed point. That's why path is the circle. So tension is playing the role of centripetal force. I hope you understood it. Let's move to the next situation and let us understand it in better way. Well, so write a question. ठीक है, ए ब्लॉक, चलिए मैं लिख भी देता हूं आपके साथ साथ. ए ब्लॉक is kept on a horizontal table okay, and table can rotate about a vertical axis, ठीक है. Now let me draw the situation for you. So there is a table, turntable we call it. It's a round table. ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है. This diagram is part of question. So it is something like this. Now this table is rotating about an axis. So let's consider a point here, and this is the axis you can see. So something like this. ठीक है, ये एक्सिस नीचे कनेक्टेड है किसी शाफ्ट पे, and this is axis. You can understand. And this table is just rotating like this with certain speed. वो आगे पार्ट्स में आपको दिया गया है, ठीक है. ये अरेंजमेंट है, आप लोग समझ पा रहे हैं. जैसे मटके बनाते हुए आपने कभी कुम्हार को देखा हो, है ना, मिट्टी के मटके. तो ऐसा व्हील होता है जो घूमता रहता है और बीच में मिट्टी रखी होती है और वो हाथों से उसको शेप दे देता है. तो कुछ वैसा ही ये टर्निंग व्हील है. ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आप बिना किसी पेन पेपर के भी बता सकते हैं. सो माय क्वेश्चन इज कैन द ब्लॉक remain stationary with respect to table if no friction is there between table and block. What do you think? If there is no friction between table and block is not attached to some string, can it remain stationary? Well, let's think. सोचते हैं चलो मैंने ब्लॉक यहाँ पर रख दिया. Let us consider कि मैंने ब्लॉक यहाँ रख दिया. So this is the block.
तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? वेल, इसका मास एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा। क्या ये दोनों फोर्स इसे सर्कल में ले जा सकते हैं? ये टेबल तो सर्कल में जा रही है, यस। तो क्या ये दोनों फोर्स इसे सर्कल में ले जा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। तो क्या इस ब्लॉक के पास कोई फोर्स है जो सेंट्रीपिटल बन सकता है? जी नहीं। तो क्या ये ब्लॉक सर्कल में जा सकता है? जी नहीं। और ये जो ब्लॉक जिस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है टेबल का, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ द टेबल, दिस पार्ट ऑफ द टेबल, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, वो तो आगे जाएगा ना, वो तो आगे जाएगा, वो तो इस सर्कल में जाने वाला है, यस और नो। पर ब्लॉक वहीं रखा रहेगा, तो क्या ब्लॉक स्लिप कर रहा होगा टेबल पे? यस, स्लिप कर रहा होगा। जबकि हम तो ये चाहते हैं कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे विद रिस्पेक्ट टू टेबल, जबकि विद रिस्पेक्ट टू टेबल ये ब्लॉक स्लिप कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ इसे सर्कल में कोई ले जा ही नहीं सकता है, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स। सो कैन वी थिंक ऑफ सम लोकेशन हियर जिससे कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे? हाँ, हम सोच सकते हैं कि अगर मैंने इसे कुछ आर रेडियस पे रखा है, एक्सिस से कुछ आर डिस्टेंस पे रखा, तो इसको पास कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए? अगर ये स्टेशनरी है तो इसके पास होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर आर, बट है ही नहीं। तो अगर मैं इसे कहीं ऐसे जगह रख दूं जिससे एक्सेलरेशन की जरूरत ही ना पड़े, तो कहाँ रख सकते हो आप? जहाँ रेडियस जीरो हो, मतलब कहाँ रखोगे आप? एक्सिस पे। तो अगर आप इस ब्लॉक को एक्सिस पे ही रखते ले जाके, तो फिर ये ब्लॉक स्टेशनरी रह सकता है। तो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा मेरा यस, यस इफ इट इज प्लेस्ड एट द एक्सिस। ऑफ एक्सिस रखा मैंने, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे रखा, तो फिर ये डेफिनेटली स्लिप करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्यों स्लिप करेगा? क्योंकि इसके पास कोई फोर्स नहीं है जो सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर सके, और बिना उसके सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और जिस जगह पे रखा हुआ है, टेबल के जिस पोर्शन पे रखा हुआ है, वो पोर्शन तो क्या करेगा? टेबल के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अच्छी बात। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है बच्चों यहाँ पे जो मैं पूछना चाह रहा हूं, देखिए क्या है। The second part, it is if the block is capped, if the block is capped at a distance r, capped at a distance r from the axis, and the table is rotating with constant angular speed, omega about the axis. ठीक है? Now if the block does not slip on the table, then find minimum value of friction coefficient between the block and the table. वेल, यू कैन रीड द क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि अगर ब्लॉक को मैंने किसी डिस्टेंस r पर रख दिया एक्सिस से, और टेबल रोटेट हो रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ अबाउट द एक्सिस, और ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि मैं अभी अभी आपको समझा चुका हूं कि अगर आपने किसी डिस्टेंस r पे ब्लॉक को रखा और फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक पक्का स्लिप करेगा। तो ये बोल रहे हैं भाई चलो स्लिप नहीं कर रहा है, तो कम से कम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? ठीक है, समझते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन ने क्या बोल दी हमारे पास कि ब्लॉक डज नॉट स्लिप, सो दिस इज द पॉइंट टू नोट। तो डज नॉट स्लिप, तो इफ देयर इज फ्रिक्शन इट विल बी स्टैटिक, यस नो। सो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कैसे होता है?
हाउ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। सो मैं यहाँ से ये डायग्राम चुरा रहा हूँ तो ताकि मुझे दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। सो लेट मी से अपन नीचे ले आते हैं। ओके, सो हियर वी आर। अब सिंपल सी बात हो गई, अपन आराम से समझते हैं यहाँ पे कि फ्रिक्शन क्यों लगेगा और कितना लगेगा, लाइक दैट। ठीक है, ओके। अब आप समझिए कि ये एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो ये जिस लोकेशन पर रखा हुआ है वहां पे इसके पास कितना एक्सेलरेशन है। इट इज नॉट स्लिपिंग, ये दिया हुआ है ना, स्लिप नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, जिसकी वैल्यू कितनी होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब इस एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करेगा? सोचो, कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए इन द प्लेन। नॉर्मल तो एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन, mg भी परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन। तो अब कौन सा फोर्स आपको दिख रहा है विच इज पैरेलल टू द दिस कॉन्टैक्ट प्लेन? इज फ्रिक्शन। यस, नाउ यू मे थिंक कि फ्रिक्शन एक्ट हो ही क्यों रहा है। तो फ्रिक्शन एक्ट हो इसीलिए रहा है बच्चों, क्योंकि अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं हुआ तो ये ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप करेगा, ये यहां नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसे यहां रखने के लिए, मतलब टेबल पे स्टेशनरी रखने के लिए, तभी पॉसिबल है जब ये टेबल के साथ घूमने लगे। यस, तो फ्रिक्शन को क्या रोल प्ले करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है जो कोई भी रोल प्ले कर सकता है टू अवॉइड स्लिपिंग। बस उसकी डायरेक्शन कैसे रहती है, इन द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट का प्लेन यही है टेबल का। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या था कि फ्रिक्शन ऐसे लगता है जिससे कि स्लिपिंग को रोका जा सके। यह फ्रिक्शन अगर सेंटर की तरफ नहीं लगा तो ये ब्लॉक पक्का स्लिप करने लगेगा। तो फ्रिक्शन को कहां लगना पड़ा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सो हम यहां लिख लेते हैं, हियर फ्रिक्शन इज स्टैटिक। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सेल्फ इज सेइंग कि ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग एंड इट is acting, it is acting towards the center, towards the center. I may ask you why. Okay, I'm asking why. So you write this explanation in your notes. ठीक है, क्यों लग रहा है सेंटर की तरफ यहाँ फ्रिक्शन? ठीक है, आई लीव इट टू यू, मैं वैसे बता चुका हूं अभी। अब आप सिंपल लिख सकते हैं कि जो अब फिर सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू द रेडियस, क्योंकि ओमेगा तो वही रहेगी। यस, अच्छा, एक फैक्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। तो यहाँ पे ओमेगा उतनी रहेगी जितनी टेबल की है उतनी ब्लॉक की, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स इन द सेम टाइम। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये टर्म हमें पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो म्यू तक पहुंचना है। यस, और एक और चीज हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो कैसे बैलेंस कर रहा है, सिंपली mg को। नाउ वी नो व्हाट वी नो, वी नो कि जो एफ एस मैक्स है वो कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन, या जैसे म्यू एन भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कितना हो सकता है, मैं म्यू एस को म्यू ही लिख दे रहा हूँ, म्यू इंटू एम जी। अब अगर आपने ओमेगा बहुत ज्यादा रखा तो फिर एफ एस बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो एफ एस मैक्स से भी ज्यादा हो जाएगा। और ये तो रिक्वायर्ड है ना बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए ही चाहिए। अभी फुलफिलमेंट कब होगा, तो उसके लिए रिक्वायर्ड वैल्यू को छोटा होना चाहिए। सो आई कैन राइट हियर एफ एस, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। So I can write its value is equal to m omega square r should be less than or equal to mu mg. Yes. So अच्छा, ये masses सेम ही है, मैं कई जगह स्मॉल m कैपिटल M लिख गया हूँ। सो लेट अस कंसीडर स्मॉल m ओनली। सो इट्स मास इज स्मॉल m। सो म्यू इंटू एम जी, m से m कैंसिल हो गया। आपको क्या चाहिए, म्यू चाहिए। सो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। सो व्हाट इज योर आंसर देन, आपसे पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। सो आंसर आ जाएगा आपके पास, म्यू का जो मिनिमम वैल्यू है वो होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता था कि सपोज म्यू की वैल्यू मैंने दे दी है तुमको म्यू, अब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिससे ये स्लिप ना करे, तो आंसर क्या आ जाता है, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर रूट।
सही बात है ना, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे स्लिप ना करे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको नोट कराना चाह रहा हूँ, फिर हम इसका एक और पार्ट समझेंगे। तो यहाँ पे नोट ये है, इट इज रिलेटेड टू काइनेमैटिक्स, कि रिजिड बॉडी, सो रिजिड बॉडी वो होती है जो डिफॉर्म नहीं हो सकती है, जैसे एक मेटल, एक रॉड, ठीक है। वैसे तो परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई भी नहीं है। तो अगर एक रिजिड बॉडी है और वो घूम रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरीके से घूम रही है, तो इसके हर पॉइंट का, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट इज ए, बी, सी एंड डी will be same, ठीक है, it will be same with respect to the axis, so this is axis which is out of the board, ठीक है। so for a rigid body, this is for a rigid body, और हमें by default rigid bodies ही डिस्कस करनी है। तो एक rigid body के लिए जितना उसके हर पॉइंट का एंगुलर स्पीड सेम होता है, और उसी को अपन बोलते हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ द रिजिड बॉडी, एंड आई कैन राइट इट इज कॉल्ड जो ओमेगा, इसे क्या बुलाते हैं अपन, एंगुलर स्पीड ऑफ रिजिड बॉडी। तो अगर मैं बोल दूं कि एक रिजिड बॉडी की एंगुलर स्पीड से 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है अलग अलग पॉइंट की कितनी है, सबकी कितनी होगी, 2 रेडियन पर सेकेंड ही होगी अबाउट द एक्सिस। तो ये इफेक्ट मैंने यहाँ भी यूज किया था एक्चुअली, कि जितनी ओमेगा टेबल की है उतनी ओमेगा ब्लॉक की होगी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, इट इज पार्ट ऑफ टेबल। ओके, नाउ इसका अगला पार्ट मुझे जानना है, दिस इज पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन तो क्लियर है आपको। पार्ट नंबर 3 है यहाँ पे, देखिए पार्ट नंबर 3, इफ block does not slip on, okay, let me put it this way, इसे मिटा रहा हूं मैं, दोबारा से आप लोग भी काट दीजिए उसे और दोबारा लिखें। मैं लिख रहा हूं, इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between block and table is mu, इस बार आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया उसने, ठीक है। द ब्लॉक is kept at a distance r from the axis, okay, and it is and the table starts to rotate from rest, ठीक है। then my question is find the time after which the block will start to slip given angular acceleration of the table is alpha। तो इस पुराने क्वेश्चन में, पुराना पार्ट जो आप सॉल्व करके आए और इस नए पार्ट में फर्क कितना है, तो पुराने पार्ट में उसने एक टर्म यूज किया था, वो टर्म था कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। सो दिस इज द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो इट वाज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसीलिए सिर्फ कौन सा फोर्स ही चाहिए था, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल। बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग कि टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
विथ सम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो टेबल की जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, 0 से 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे एंगुलर स्पीड बढ़ रही है बच्चों, वैसे वैसे क्या बढ़ना पड़ेगा, वैसे वैसे ब्लॉक को ज्यादा ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे आप एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा बढ़ रहा है तो फिर उस पे एक्ट होने वाला जो फोर्स है सेंटर की तरफ, उसे भी अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब कौन सा फोर्स है जो एक्ट हो रहा है सेंटर की तरफ, वो फ्रिक्शन है। सो फ्रिक्शन को भी अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। यस, तो हम बोलेंगे कि भाई फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एफ एस मैक्स। तो वहां तक तो ये ब्लॉक स्टेशनरी रह पाएगा। जैसे ही आपकी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट किससे ज्यादा हो जाएगी, एफ एस मैक्स से, तो ये ब्लॉक टेबल के ऊपर स्लिप करने लगेगा। बट प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है। यहाँ पे एक और बात है कि ये जो टेबल है उसके पास अल्फा है। अल्फा है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक के पास। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल फोर्स चाहिए इन द प्लेन ऑफ सर्कल। नॉर्मल और एमजी तो कहाँ एक्ट हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। सो एक काम करते हैं, लेट अस डुप्लीकेट दिस डायग्राम वंस अगेन because we need it again, so let us do that. So let us duplicate, से नीचे लेके चलते हैं। ओके वी आर हियर। अब पॉइंट ये है कि अब इस ब्लॉक के पास ना केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो अब दोनों एक्सेलरेशन की जो फुलफिलमेंट है वो कौन करेगा, उससे फ्रिक्शन को ही करना पड़ेगा और कोई फोर्स ही नहीं है। तो इस ब्लॉक के पास इस बार AC भी है बच्चों और AT भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा है। इज दैट ओके? तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ओमेगा पहले जीरो रहेगा, बाद में ओमेगा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मान लेते हैं कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो गई, एट दैट मोमेंट इट स्लिप्स। सो लेट अस कंसीडर, तो मैं लिखूंगा लेट एट टी इक्वल टू टी इट स्टार्ट्स टू स्लिप। इट कौन है, ब्लॉक, स्टार्ट्स टू स्लिप। ठीक है, एंड एट दैट इंस्टेंट angular speed of the table is omega नॉट। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये हो गई कि उस टाइम पे एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट मैंने मान लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही, कितना होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो 80 इज अल्फा आर, आपको पता ही है। आर यहाँ पे स्मॉल आर दिया गया, सो चलिए स्मॉल आर ही लिख देते हैं। सो इट इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, अल्फा फिक्स है, ईटी फिक्स है, बट एसी फिक्स नहीं है, क्योंकि एसी किसके इक्वल होता है, एसी होता है ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। ओमेगा तो बदलता जा रहा है ना, तो एसी भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्रिक्शन के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लगेंगे बच्चों। ठीक है, कौन कौन से, एक सेंटर की तरफ और दूसरा टेंजेंट की तरफ। तो मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ। सो लेट अस सी हियर, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट लग रहा है फ्रिक्शन का टुवर्ड सेंटर। ठीक है, जिसे मैं एफ एस जिसे मैं एफ एस सेंट्रीपिटल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और एक कंपोनेंट लगेगा बच्चों उसका किधर, टुवर्ड्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में। एक काम करते हैं, एक और डायग्राम साइड में बना लेते हैं ताकि ये खिचड़ी नहीं बनेगी यहाँ पे। ठीक है, सो एक और डायग्राम बना लेते हैं अपन साइड में। तो ब्लॉक, हियर इज द ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा जिसे मैं एफ एस सी बोल दे रहा हूँ, एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा जिसे मैं एफ एस टी बोल दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन आपके पास है ही यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए टी। फटाफट से लिख लेते हैं इक्वेशन। तो जो एफ एस सी है, सेंट्रीपिटल स्टैटिक फ्रिक्शन का सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट इन टुवर्ड्स सेंटर, वो किसके इक्वल आएगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, एट दैट टाइम आई एम राइटिंग। और एफ एस टी जो है वो किसके इक्वल आएगा, एम इंटू अल्फा इंटू आर, यही होगा। ठीक है, सो आप टोटल एफ एस कैसे लिख सकते हैं, टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एफ एस सी का स्क्वायर प्लस एफ एस टी का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
एफ एस सी ये हो जाएगा मेरे पास एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस एम अल्फा आर का होल स्क्वायर। ठीक है मेडिकल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से घबराए ना आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट आइडिया जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आप फ्रेम कर रहे हैं वो जरूर काम आने वाला है। ठीक है, सो जस्ट कीप पेशेंस एंड लर्न व्हाट वी आर डूइंग। तो इतना समझ में आ गया आपने क्या किया, आपने वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे पास जो फ्रिक्शन आ रहा है उसमें से मैं कुछ सिंप्लीफाई करके एम आर के टर्म बाहर निकाल सकता हूँ। सो एम आर के टर्म बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ओमेगा नॉट की पावर 4 प्लस अल्फा का स्क्वायर। सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे मैंने पॉइंट नंबर 1 बना लिया। अब ये एफ एस रिक्वायर्ड है बच्चों, ये फ्रिक्शन चाहिए मुझे, तभी ये ब्लॉक स्टेशनरी रह सकता है यहाँ पे, तभी ये ब्लॉक यहाँ स्टेशनरी रह सकता है। इज दैट ओके? सो अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल सिंपली पुट फॉर block to be stationary, this Fs required must be less than or equal to Fs max. So that will say this Mr root of omega naught की power 4 plus alpha square must be less than or equal to mu into n। mu आपको दिया है और आप डायग्राम से ही देख सकते हैं कि n तो किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल। सो हियर n इज इक्वल टू mg। ठीक है, अपन मास स्मॉल m ही ले लेते हैं। ठीक है, so it is equal to mg, so put कर देते हैं। so we are having mr root of omega naught की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू mg, mm कैंसिल। अब मुझे तो टाइम चाहिए, टाइम तो आया ही नहीं अभी तक, आएगा। यहां से अपन ओमेगा नॉट निकालेंगे, दिस इज द ओमेगा एट विच स्लिपिंग स्टार्ट्स। यस, फिर अपन देख लेंगे काइनेमेटिक्स में जाके कि इनिशियल ओमेगा 0 है, फाइनल ओमेगा ओमेगा नॉट है, अल्फा मुझे दिया है अल्फा, टाइम निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से। पहले ओमेगा नॉट निकाल लेते हैं। तो मेरे पास ये ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए जरा, तो ये स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा अपने को। ओमेगा नॉट की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आर उधर भेज दिया मैंने। तो ओमेगा नॉट की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, नाउ ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आ रही है, इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। मेक इट इक्वेशन, हैव आई मेड एनी इक्वेशन? यस आई मेड वन, तो इसे मैं 2 बना लेता हूँ। ये आ गई ओमेगा नॉट की वैल्यू। सो ओमेगा किससे छोटा होना चाहिए, इससे। तो जस्ट स्लिपिंग में मेरा जो ओमेगा नॉट है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल ही आ गया, क्योंकि स्लिपिंग होने वाली है, आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक है, ये ओमेगा, इसे बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब चलते हैं अपन काइनेमेटिक्स पे। सो काइनेमेटिक्स फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। तो इनिशियल ओमेगा मेरे पास 0 है, फाइनल ओमेगा मेरे पास ओमेगा नॉट है, अल्फा इज अल्फा एंड डेल्टा t इज t। So which equation I'll use? I'll use omega final is equal to omega initial plus alpha into delta t. You know it. So omega final I already have as omega naught equal to 0 plus alpha into t. So time it comes out to be omega naught by alpha. Omega naught आपके सामने लिखा हुआ है। तो मेरा जो टाइम का आंसर है वो क्या आ रहा है, 1 by alpha mu square g square divided by r square minus alpha square की power 1/4. So this is my answer. So look at this question. It's a wonderful thing. You should understand here friction is playing role of both centripetal as well as tangential forces. Okay, so इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे अपन अगली क्लास में समझेंगे। So that's it. Thank you.